तो आज हम लोग हाइड्रोजन की सीरीज़ का पार्ट 6 जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस को देखेंगे। ठीक, इसके पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिटेल में हो चुका है, इंडस्ट्रियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड सब हो चुका है H2 गैस के बारे में। आज कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी डिटेलिंग देख लें इसकी। ठीक है, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में? H2 हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो नॉन लाइटेस्ट एलिमेंट जितना भी पीरियोडिक टेबल में है वो सबसे हल्का है हाइड्रोजन। गैस के फॉर्म में देखें तो H2 गैस सबसे हल्की गैस। अगर आप STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या जिसे आप कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर H2 गैस का द्रव्यमान अगर कैलकुलेट करें, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल मतलब 2 ग्राम, एक मोल 2 ग्राम ना, तो STP पर अगर आप डेंसिटी मास कैलकुलेट करें H2 गैस का तो मिलेगा आपको 8.9 × 10⁻² ग्राम। STP पर H2 गैस का द्रव्यमान अगर निकाला जाए तो 8.9 × 10⁻² ग्राम, बहुत कम वैल्यू आती है, इसलिए सबसे हल्की गैस मानी जाती है हाइड्रोजन। ठीक है, द्विपरमाणुक है। परमाणुकता गामा की वैल्यू इसके लिए आती है 1.66, गामा = Cp/Cv, तो उससे निकल की वैल्यू आएगी इसकी 1.66, इसलिए इसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। H2 रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता और पानी में नहीं घुलता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो -252.61 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। गलनांक -259 अब आप सोचिए -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, परम शून्य ताप, उसी के आसपास है टेम्परेचर, उसी के आसपास। तो -252.6 ये क्वथनांक है, और उससे भी कम होगा तो जाएगा -259.04 या -259, ये गलनांक है। क्रांतिक ताप भी दिया हुआ है इसका। क्रांतिक ताप मतलब वह ताप जिसके नीचे गैस पर केवल दाब डाल करके उसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है। वह निश्चित ताप, हर एक गैस का अलग अलग होता है, वह निश्चित ताप जिस ताप के नीचे गैस पर केवल दाब डालकर गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। तो हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप होता है -236.9 केल्विन। केल्विन है बेटा, ये डिग्री सेल्सियस में केल्विन थे। ठीक है ना। अब आप इधर केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण समझने से पहले थोड़ा सा एक फीचर समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन गैस है, द्विपरमाणुक है ना, तो इस H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं मतलब C के बीच में सिंगल बॉन्ड, F के बीच में सिंगल बॉन्ड, Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, या और जो सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी सिंगल बॉन्ड्स में देखें तो हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइड्रोजन का सबसे जो सिंगल बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये प्रबल आबंध होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 436 kJ/mol होती है। मतलब एक मोल H2 गैस को HH में तोड़ने के लिए, एक मोल H2 गैस को, जैसे HH है, H सिंगल बॉन्ड H, इसको अगर HH में परमाणुवीय रूप में तोड़ना हो तो हमें एक मोल के लिए 436 किलोजूल की ऊष्मा देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण, मतलब इस बंध ऊर्जा की ज़्यादा होने के कारण H2 जो है वो उसकी क्रियाशीलता कम होती है। अब ऐसा भी नहीं कि वो इनर्ट हो गया है, ये भी नहीं है, लेकिन हाँ क्रियाशीलता इसकी कम होती है रेस्पेक्टिव दूसरे सिंगल बॉन्ड वाले अणुओं की अपेक्षा। जो दूसरे सिंगल बॉन्ड वाले अणु हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये कम क्रियाशील होता है। ठीक, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रकृति कैसी है? तो H2 गैस जो है उदासीन होता है। तो ये जो होता है H2 गैस उदासीन होता है, जी हाँ, H2 गैस उदासीन होता है। लिटमस पेपर के प्रति इस पर कोई प्रभाव नहीं। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब ना नीले से लाल होने वाला है, कोई प्रभाव नहीं, ना लाल से नीला होने वाला है। क्लियर। दहन देखो, जलाते हैं इसको, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। अब हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो मालूम है आपको सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड वो बनता है वाटर, ये बनेगा। हाँ, ये जो रिएक्शन है ये ऊष्मा छेपी होती है, मतलब ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, यहाँ ये ऊष्मा निकलती है बाहर, -285 kJ/mol के आसपास एनर्जी निकलती है, -285 किलोजूल प्रति मोल के निकट ऊर्जा निकलती है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अगर हाइड्रोजन का दहन कराया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल बनेगा,
और मिलेगी क्या, उष्मा भी मिलती है। क्लियर। दूसरा फैक्ट देखो, अपचायक गुण। अपचायक चूंकि हाइड्रोजन है तो स्वयं ऑक्सीकृत हो सकता है, मतलब H2 से H+ हो सकता है, अर्थात जब H2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट H+ तो +1 तो ऑक्सीकरण होगा, तो अगर ऑक्सीकरण है तो ये अपचायक होगा। ठीक है। तो कई जो दुर्बल धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है ना, कॉपर का, इन दुर्बल धातु ऑक्साइडों को ये बड़ी आसानी से धातु के रूप में अपचयित कर देता है। दुर्बल धातु ऑक्साइडों को धातु के रूप में ये अपचयित कर देता है। ठीक है। देखो, जैसे दुर्बल धातु ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड, H2 के द्वारा अपचयन होकर के कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये है +2 0, तो अपचयन हो रहा है, ये 0, ये +1 तो ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण ये पदार्थ क्या है, अपचायक है। इस ये स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है और इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर दे रहा है। ठीक बेटा। ऐसे सेम Zn2+, यहाँ +2 है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ +1, तो सेम हाइड्रोजन ने जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयित कर दिया। यहाँ पर भी वही है बेटा, आयरन का +8/3 आएगा ना, हाँ +8/3 आयरन का +1, ये वैसे मिक्स्ड ऑक्साइड है, फेरी-फेरो ऑक्साइड, तो ये +8/3 और यहाँ है 0, तो यहाँ +8/3 यहाँ 0, तो अपचयन हो रहा है, ये 0 से +1 तो ऑक्सीकरण, ये अपचायक है, तो इसने इसको अपचयित कर दिया था, फेरो ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर दिया है। क्लियर। तो कुछ धातुएं ऑक्साइड हैं जिनको हाइड्रोजन उनके धातुओं में अपचयित कर देता है। अब एक और ख़ास बात इसमें याद रखो, अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो क्षार धातुएं होती हैं, S ब्लॉक फर्स्ट ए, हाइड्रोजन क्षार धातुओं मतलब फर्स्ट ए तथा क्षारीय मृदा धातुओं मतलब सेकेंड ए के ऑक्साइडों को अपचयित नहीं कर पाता है, अपचयित नहीं करता है। ठीक बेटा, क्योंकि उन धातुओं की अपचायक क्षमता इससे कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए उन धातुओं को ये अपचयित नहीं कर पाता है। S ब्लॉक फर्स्ट और S ब्लॉक सेकेंड के धातु ऑक्साइडों को हाइड्रोजन अपचयित नहीं कर पाता है। क्लियर। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखो रिएक्शन। तो कई अधातुएं हैं, हाइड्रोजन खुद भी अधातु है, हाइड्रोजन खुद भी अधातु है। ये कई अधातु, जैसे ऑक्सीजन खुद, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके दहन हो जाएगा, मतलब जल बना लेगा। कार्बन से क्रिया करके ये मीथेन या हाइड्रोकार्बन बना सकता है। सल्फर से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना सकता है। नाइट्रोजन से क्रिया करके ये अमोनिया बना सकता है। ठीक। हैलोजन वो भी धातु हैं, उनसे क्रिया करके ये HX या हाइड्रोजन हैलाइड नाम के कुछ अम्ल वाले यौगिक बना सकता है, ढेर सारे यौगिक। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, ठीक बेटा, तो ये हाफ करके दिखा सकते हो, ये भी हो सकता है। नाइट्रोजन से क्रिया कर ले तो 1:3 का रेशियो, उत्प्रेरक उच्च दाब, तो यहाँ बन जाएगा क्या, अमोनिया। ये भी तरीका, ये हैबर प्रोसेस है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, यहाँ कंडीशन डालनी पड़ेगी। कार्बन से रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन की, तो ये मीथेन बन गया। क्लियर। आप हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजन से करा दीजिए, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ फ्लोरीन भी डाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा HX। तो HX टाइप के मॉलिक्यूल से करा दीजिए, तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर। गैसीय अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में भी होते हैं, अगर हम पानी में अवशोषित करा दें तो। ठीक है। अब इनकी क्रियाशीलता, हाँ एक चीज़ हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर जो हैलोजनों की रिएक्टिविटी है वो ये होती है, F2 ज़्यादा क्रियाशील, Cl2, Br2 देन I2, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। HX की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम हैलोजन की बात कर रहे हैं, मतलब X2 की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो सक्रियता का क्रम है ये, अब ये घटता क्रम है, फ्लोरीन ज़्यादा सक्रिय, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम हो गया इन चारों में। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो इसी में, धातुओं से क्रिया। तो धातुओं से क्रिया, हाइड्रोजन जो है धातुओं से क्रिया करके ये सामान्य तौर पे आयनिक हाइड्राइड बनाता है, जिसे हम सैलाइन या लवणीय हाइड्राइड भी कहते हैं। ये आयनिक हाइड्राइड बनाता है, आयनिक हाइड्राइड। जैसे मान लो सोडियम से क्रिया करके ये बना लेता है क्या, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक बेटा, CH2, तो इसका नाम हो गया,
ये हो गया सोडियम हाइड्राइड और ये हो गया कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड, सेम कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, अब और देखो प्रॉपर्टी इसकी, अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से क्रिया करा दें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से क्रिया कराएं तो इससे हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। देखो जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, निकल, कुछ टेम्परेचर डाल दीजिए, ये एक रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, साबातेस एंड्रेंस, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का योग हो गया और एथेन बन गया, तो ये है एथीन हाइड्रोकार्बन और ये क्या है बेटा, एथेन। ऐसे मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड है, एथाइन, इस पर हाइड्रोजन का योग करा दो एक एक करके, तो यहाँ से कराओ, निकल गरम किया तो 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक इधर एक इधर, अगली बार फिर से निकल हाइड्रोजन टेम्परेचर दिया तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से। तो ये है एथाइन, क्या है बेटा, एथाइन, दिस इज एथाइन, दिस इज एथीन, दिस इज एथेन। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन का योग करा करके हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी और देख लो इसकी, वो भी बहुत फेमस है, और वो है तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण मतलब इससे हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। तो जो वनस्पति तेल होता है ये अनसैचुरेटेड एस्टर्स होते हैं, मतलब बड़े हाइड्रोकार्बन्स के असंतृप्त एस्टर होते हैं। एस्टर, एस्टर मतलब ये COOR, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, लेकिन थोड़े चेन फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में होते हैं। तो बड़े एल्किल कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से ये। और यहाँ ये एस्टर्स, ट्राई एस्टर तो 3 बार एस्टर आपस में लिंक रहते हैं, ठीक है। तो उनका अगर हम हाइड्रोजनीकरण कर दें तो जहाँ असंतृप्त बॉन्ड होगा, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जो असंतृप्तता कम हो जाती है तो वो जम जाता है। तो वनस्पति तेल जो द्रव में था वही अब बन जाता है घी में। तो अगर हम वनस्पति तेल ले लें, वनस्पति तेल, और इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें निकिल उत्पीड़क की उपस्थिति में, ठीक बेटा, तो ये बन जाए किसमें, वनस्पति घी में। क्लियर। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हाइड्रोजन्स की, फिजिकल प्रॉपर्टी पहले हो गई, और अब इसका टॉपिक देखो यूजेस का, ठीक है। इसके बारे में क्या है, वनस्पति घी के निर्माण में तो ये बता चुके हैं हम, ठीक है। अब चाय के रूप में ये भी हो चुका है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करने में भी सहायक होता है ये। कई प्रकार के धातु और अधातु हाइड्राइड बनाने में, धातु हाइड्राइड जैसे ये धातु हाइड्राइड बन रहे थे, अधातु के हाइड्राइड ये भी सब थे। एक्चुअली हाइड्राइड जो टर्म होता है ना, वो हाइड्रोजन के किसी अन्य तत्व के साथ बने द्विअंगी यौगिक को हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन के किसी अन्य तत्व के साथ बने द्विअंगी यौगिक को हम कहते हैं हाइड्राइड। अब वो अलग बात है कि स्पेशली जब हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो चूंकि निगेटिव साइन आता है तो हम सिर्फ धातु हाइड्राइड की बात करते हैं। अदरवाइज हाइड्राइड जितने भी हाइड्रोजन के किसी अन्य तत्व के साथ बने द्विअंगी यौगिक मतलब जिसमें दो प्रकार के एलिमेंट हो, 2 प्रकार के एलिमेंट हो, हम परमाणु नहीं बोल रहे हैं बेटा, 2 प्रकार के एलिमेंट हो, 2 प्रकार के तत्व हो, उसे कहेंगे हम द्विअंगी यौगिक। तो वो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये सब के सब हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स ही होते हैं। कैटेगरी अलग है, सहसंयोजी है, आयनिक है, इस तरह से, ठीक है। देखते हैं अगला, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला बनाने में, ऑक्सी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ये फ्लेम बहुत ज़्यादा ताप वाली होती है और एज अ वेल्डिंग गैस के फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो जो वेल्डिंग गैस वेल्डिंग होती है वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होती है C2H2। यहाँ हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फ्लेम की बात कर रहे हैं, इसका भी ताप ज़्यादा होता है, इसके द्वारा भी हम धातुओं को काट सकते हैं अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं और हम 2 धातुओं को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। धातुओं को काटने और उनकी वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, उसमें भी H2 गैस भरी जाती है, ठीक है।
H2O2 ईंधन सेल, ये फ्यूल सेल, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चंद्रमा पे अभियान गया था 1968 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गागरिन का, तो उसमें जो फ्यूल जो सेल इस्तेमाल हुआ था वो यही था, H2O2 ईंधन सेल। ठीक है, H2O2 ईंधन सेल, उसका इस्तेमाल हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ख़ास बात ये कि इससे दो आपूर्ति हो जाती है, पानी की भी, मतलब पीने योग्य पानी की भी आपूर्ति हो जाती है और वैद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन हो जाता है। तो डुअल फंक्शन है इसका। ठीक है, मेथनॉल के उत्पादन में H2 गैस से हम मेथनॉल का भी उत्पादन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है 1:1 का रेशियो, CO प्लस H2 का 1:1 का रेशियो जो होता है वो होता है वाटर गैस, और CO प्लस H2 का 1:3 का रेशियो जो होता है वो सिन गैस होता है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देख लो मेथनॉल कैसे बनेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को अगर हम उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर दें, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर दें, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा मेथनॉल, तो CH3OH। तो जल गैस के द्वारा भी हम मेथनॉल का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, इसको हमने जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड के उत्प्रेरक के मिश्रण पर प्रवाहित किया है, जिससे हमें मेथनॉल प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ थे यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज ऑफ हाइड्रोजन को लेकर था। अगला जो पार्ट होगा वो होगा हाइड्राइड्स को लेकर के, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे। हाइड्राइड जिसमें आयनिक हाइड्राइड्स है, संयोजी हाइड्राइड, बहुलकीय हाइड्राइड, अंतराकाशीय हाइड्राइड, सारे हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, सारे हाइड्राइड के बारे में अब चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।